Hare Krishna. So in this particular video, we are going to discuss about gravitational field and gravitational potential. In the first lecture, we had covered the Newton's law of gravitation, uska sara versions, and we had also covered about gravitational potential energy. पहले lecture में कर चुके हैं. In this particular lecture, we are going to start with gravitational potential and gravitational field. This is the most important क्रक्स मतलब जो कोर एस्पेक्ट होता है पूरा ग्रेविटेशन का वो यही है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देयरफॉर इट मेक्स दीज टू टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेविटेशन और जिसको ये टॉपिक ढंग से चमक जाए उसका 12th का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें एक बहुत मेजर पोर्शन ऑलरेडी कवर हो जाएगा क्या बताया टॉपिक का नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड इट विल एग्जैक्टली गो हैंड इन हैंड विथ व्हाट वी विल बी कवरिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जैक्टली वहां पे गॉस लॉ आता है गॉस लॉ को भी यहीं पे कवर कर लेंगे एक दूसरा वर्जन के टाइप से सारा कुछ डिटेल्स में I'll try to will together try to cover it in a way in as much details as possible so that future journey is very much smooth for us. So let us quickly start with gravitational field first of all. And gravitational field. So what is field? Gravitational field is very easy to understand. देखो मान लो हर गली में अपना अपना कुत्ता होता है तो हर गली का जो कुत्ता होता है उसका अपना एक इलाका होता है उस इलाके में अगर कोई दूसरा कुत्ता आता है तो ये कुत्ता चिल्लाने लग जाता है उस पर तो बेसिकली इट मीन्स वो जो कुत्ता है द डॉग विच इज देयर इट हैज सम एरिया ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस इट हैज सम एरिया ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस इफ एनी अदर पर्सन इफ एनी अदर डॉग कम्स इन इट्स एरिया वो क्या करता है चिल्लाने लग जाता है उस पर तो वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसका उसका जो एरिया ऑफ जो फील्ड है दैट इज कॉल्ड बेसिकली काइंड ऑफ फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस इन अ सिमिलर वे अगर कोई मास यहाँ पे रखा रहता है ना एम इसका आसपास देर आर इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स ये जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देर आर सम इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स दिस इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स आर देयर और ये जो फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है इस मास m का उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस मास m मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा सारा डेफिनेशन पॉज करके स्क्रीन आप खुद से लिखो मैं जो बोल रहा हूं दीज आर एग्जैक्ट डेफिनेशंस प्रॉपर ग्रेविटेशनल फील्ड इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मास बेसिकली तो यहां पर जैसे ही कोई दूसरा एक मास आता है सपोज कैपिटल M इसके यहां पे आप या तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो या तो लाइंस ऑफ फोर्स इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं या तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोल सकते हैं जैसे ये मास M यहाँ पे आया यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है फील्ड इस डायरेक्शन में क्यों है जाहिर सा बात है अट्रैक्टिव फील्ड है इट ट्राइज टू अट्रैक्ट एवरी पार्टिकल टुवर्ड्स इटसेल्फ मास M का जो फील्ड रहेगा तो यहाँ पे जो ही मास रखेंगे उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा always along the line of gravitational field they will never intersect with each other gravitational field will जो gravitational field lines है they will never intersect with each other और इस अब सपोज यहाँ एक मास रख दिया कैसा करके इस पे फोर्स लगेगा ये वाले डायरेक्शन में सिंपल सा बात है यहाँ पे रखेंगे तो ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा लाइक दिस ठीक है तो दीज आर कॉल्ड दिस इनविजिबल लाइन इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा भी अगर ऑब्जेक्ट रख दो किसी भी शेप का अगर रिंग रख दिया आपने या एक डिस्क अगर रख दिया या एक स्फेयर रखा हुआ है सॉलिड स्फेयर हो या वो हॉलो स्फेयर हो जैसा भी स्फेयर हो सबके आसपास देयर इज सम इन्फ्लुएंस अगर वहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा अपने साइड में तो द फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ठीक है और ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स हैज डिफरेंट वैल्यूज से फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक बॉडी लिया मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट m मास का है r दूरी पर इसका कुछ एक इन्फ्लुएंस है r दूरी पर इसका कुछ एक इन्फ्लुएंस है इफ आई इंक्रीज दिस r लॉजिकली बताओ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा या घटेगा पॉइंट p या पॉइंट q कहां ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा पॉइंट p पे जैसे से m से दूर जाएंगे इन्फ्लुएंस घटता है और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं तो वहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे द फील्ड इज जीरो फील्ड का ये दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिनोट इट gravitational field is a vector quantity and we are going to denote it in this fashion E just like electric field E similarly gravitational field is also written as E और उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन है because it is a vector quantity direction is always towards the object जिसका gravitational field हम is under consideration say for example इसका gravitational field is under consideration so जो field lines होगा will be towards this like that basic discussion हम करेंगे पर आपको मोटा मोटी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आइडिया हुआ ना ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट रीजन बिकॉज ऑफ विच द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट and these are imaginary lines which we draw to understand that yes the things will get attracted if there are these lines of forces in that fashion ग्रेविटेशनल फील्ड अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का किसके लिए पढ़ेंगे देख लो
Gravitational field we have to study for a point mass, we have to study for a ring, we have to study for a disk, we have to study for a shell, we have to study for a sphere. Sphere का मतलब solid sphere, shell का मतलब hollow sphere. ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा लेक्चर, ध्यान से समझना वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा. पॉइंट मास, रिंग क्लियर है, डिस्क क्लियर है, शेल, हॉलो स्फीयर, स्फीयर इज सॉलिड स्फीयर बेसिकली. इन पांचों के लिए मेरे को क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड का एक फिजिकल मतलब भी समझें. अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पता है, ध्यान से सुन लेना, अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पर, मैं सपोज यहां पर एक पॉइंट है, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, अगर मेरे को यहां पर में ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है और ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन भी पता है, तो यहां पर में अगर मैं एक मास m ला के रख दूं ऐसे, से फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है इस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, लाइक दिस, वो वाले डायरेक्शन में, तो यहां पर मैं ये जो मास ला के रखता हूं, इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? जो फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे वो होगा मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू द ग्रेविटेशनल फील्ड. दिस विल बी द फोर्स दैट विल एक्ट ऑन दिस मास. सिग्निफिकेंस फिर से प्रैक्टिकल चीज ध्यान से समझे. किसी भी पॉइंट का अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पता है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे अगर आप मास ला के रख दें, कितना फोर्स लगता है, वहां पर जो फील्ड था मल्टीप्लाइड बाय दैट मास, एज सिंपल एज दैट. सेम डिस्कशन आएगा जब पोटेंशियल का बात करूंगा. किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, वहां पे अगर मास ला के रख दो तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट. बाद में पढ़ेंगे, पर अभी क्या पढ़ रहे हैं? किसी पॉइंट का अगर मेरे को किसी पॉइंट पे अगर मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, वहां पे मास ला के रख दो तो क्या मिल जाएगा? उस पॉइंट पे, उस मास पे जो फोर्स लग रहा है वो मिल जाएगा. सिंपल सा बात. सो आपको याद क्या रखना है कि जो फोर्स होगा ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दैट विल बी मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट. देयरफॉर फाइंडिंग आउट ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर मेरे को पता करना है वहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं उस पे कितना फोर्स लगेगा, अगर मेरे को पता करना है ये, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना आना चाहिए इतने सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि दीज आर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स. अब बात करते हैं सबसे पहले हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का. देख, ये मास हो गया m, और यहां पे मैं एक मास रख देता हूं से कैपिटल M. ठीक है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन है r. अपने को पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? GMM अपॉन r स्क्वायर. ये फोर्स होता है, सिंपल सा बात है. अब अगर मेरे को इस मास के चलते ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए एट दिस पॉइंट, इस मास के चलते ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए एट दिस पॉइंट, अपने को पता है डायरेक्शन तो ऐसे होगा क्योंकि फोर्स ऐसे है, डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा क्योंकि फोर्स ऐसे है. अब यहां पर जो भी फील्ड है, लेट अस कॉल इट E, ग्रेविटेशनल फील्ड. मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, डायरेक्शन तो क्लियर ही है अपना. डायरेक्शन क्या है? जहां पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में फील्ड भी होगा. ठीक है, अब जब इस F को मैं लिख दूंगा, मास कौन सा ला करके रखे हैं? ये कैपिटल M, और यहां का ग्रेविटेशनल फील्ड लेट अस कॉल E. व्हेन वी इक्वेट दीज टू, अपने को पता पड़ जाएगा E का वैल्यू कितना आया? GM बाई आर स्क्वायर. GM बाई आर स्क्वायर ये आया ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू. फॉर व्हाट? फॉर दिस पॉइंट मास M. पता नहीं मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप क्लियर है. जो फोर्स था वो कितना था? GMM बाई आर स्क्वायर, है ना, और ये फोर्स दोनों के बीच का है. बट इसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है यहां पर में, तो यहां पर हमने क्या लाके रखा? ये मास. तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते, दैट इज इसका मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस, दैट इज E. बट ये फोर्स कितना है अपने को तो पता है, GMM बाई आर स्क्वायर. तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस कितना आया? GM बाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो फॉर एनी पॉइंट मास, अपने को याद रखना है, फॉर एनी पॉइंट मास एट अ डिस्टेंस ऑफ r, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कितना होगा? GM बाई आर स्क्वायर. एकदम अच्छे से रट लो इस चीज को, GM बाई आर स्क्वायर इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास एट अ डिस्टेंस ऑफ r. एकदम अच्छे से प्लीज इस चीज को रट ले, क्योंकि इसके बेसिस पे बाकी सारा प्रूफ करने वाले हैं हम. तो ये तो खैर पहला चीज काफी सिंपल था, पॉइंट मास के चलते क्लियर हो गया, GM अपॉन आर स्क्वायर. दूसरा बात करते हैं रिंग. ध्यान समझना, थ्योरी बताऊंगा, कुछ कुछ और चीज बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल भी उसी पे आ जाएगा. सो प्लीज कॉपी किताब लेकर लिखते रहना फटफट और समझते रहना, है ना. लेट अस से फॉर एग्जांपल एक रिंग का बात करते हैं हम. इट्स अ रिंग. ठीक है, दिस इज अ रिंग. नाउ इफ यू केयरफुली सी, चलो ये एक रिंग है,
मास इसका मैं कह देता हूं m और रेडियस ले लेते हैं r। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखियो, स्लो स्लो जाना पड़ेगा यहाँ पे, ये सब यू कैन नॉट गो फास्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मेरे को चाहिए उसके एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। सो लेट अस से यहां से x दूरी पे देयर इज अ पॉइंट, x दूरी पर में देयर इज अ पॉइंट यहां पे x, ये जो पॉइंट है लेट अस से p, यहां पे मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू चाहिए ड्यू टू दिस रिंग। सो हाउ डू आई डू इट, कैसे करेंगे? याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या किए थे, फोर्सेस अगर ऐसा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहता तो क्या करते थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट के चलते अगर मेरे को पता है वहां पर में तो उसको इंटीग्रेट कर देते, मैनिपुलेट करते थे। पूरे रिंग के चलते तो नहीं पता मेरे को, रेडियस इसका आर दिया हुआ है, पूरे रिंग के चलते नहीं पता, पर अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मास ले लूं तो इसके चलते तो यहां बता सकता हूं कितना होगा, बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं, बता सकता हूं। कैसे, ध्यान सुनो। मान लो इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, मान लो लैम्डा केजी पर मीटर। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर मास और आर दिया हुआ रहे आप एज्यूम करो हमेशा लैम्डा, और जब आंसर आए लैम्डा के टर्म्स में लास्ट में m बाई वो रिप्लेस कर देना, जो भी है वो उसको बाद में हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे लैम्डा, ठीक है, ओके। इसके चलते यहाँ पे फील्ड निकालना है, ये x दिया हुआ है अपने को, ये एंगल भी ले लेते हैं लेटर से थीटा। इस पॉइंट मास के चलते यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा, लेट अस राइट gm अपॉन ये r का होल स्क्वायर, करेक्ट, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड gdm अपॉन r स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा, जो भी आएगा, लेट अस कॉल इट gdm बाई r स्क्वायर ओनली। अच्छा, r स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं, चलो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, gdm बाई r स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब ध्यान से समझो, ये ऐसा करके आया ना, इसके एग्जैक्ट करस्पॉन्डिंग नीचे में भी एक होगा जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। यहां पर भी एक होगा जिसके चलते इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इसके टुवर्ड्स में होगा, लाइक दिस, डिट्टो, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका दो कंपोनेंट है, एक कॉस थीटा वाला और एक साइन थीटा वाला। इसका भी दो कंपोनेंट है, कॉस थीटा वाला और साइन थीटा वाला। अब आप खुद लॉजिकली समझो कि इसका साइन थीटा और इसका साइन थीटा क्या कैंसिल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल कैंसिल होगा, वेक्टर क्वांटिटी है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन सा, कॉस थीटा वाला, ठीक है। उसी तरह से आप कोई भी अगर एक पॉइंट लेते हैं, इसका ये वाला व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू, सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा दिखेगा ना। मान लो ऐसा करके उठा हुआ यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है इसके चलते यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इज लाइक दिस, इसका दो वैल्यू है, एक वैल्यू इज इनटू द एक्सिस और एक वैल्यू ऐसा, मतलब यहां पर अगर मैं लूं या यहां पर नहीं लेते हैं, चलो यहां पर लेते हैं, यहां पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा करके होगा, ऐसा करके घुस रहा होगा अंदर की तरफ, ड्यू टू दिस रिंग अंदर की तरफ घुस रहा होगा। उसका दो कंपोनेंट है, एक ऊपर और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसके चलते जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा अंदर की तरफ होगा, उसका दो कंपोनेंट होगा, ऐसे और ऐसे। तो ये वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। उसी तरह यहां पर अगर एक ले लूं तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा, यहां पर पॉइंट है, इमेजिन करो 3D में कैसा होगा, अंदर की तरफ घुस रहा होगा ना, उसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, टिल्टेड लाइक दिस, इसका दो कंपोनेंट, मतलब ऐसा, सॉरी ऐसा है ना, तो कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, समझ में आ रहा है? इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ और एक इनटू द प्लेन, तभी तो ऐसा करके आया सब, मतलब तभी तो ऐसा अंदर की तरफ घुसेगा, एक इनटू द प्लेन और एक ऐसे, एक इनटू द प्लेन और एक ऐसे, तभी तो, एक सेकंड, एक इनटू द प्लेन ऐसे करके है और एक ऐसे करके है, तभी तो इसका रिजल्टेंट, समझ रहे हैं आप, एक इनटू द प्लेन और एक ऐसा करके, तभी तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा करके आएगा, सॉरी ऐसा करके, अरे मैं ठीक बोल रहा हूं ना यार, ऐसा करके है ना, तभी तो इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा ना, ऐसा करके है ना, ऐसा, समझ में आ रहा। और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो होगा उसके लिए भी एक इनटू द प्लेन होगा और एक ऐसा होगा, तभी तो यहां पर ऐसा करके कैसा होगा, अंदर की तरफ घुस रहा है ना, हाँ, तो एक ऐसा होगा और एक अंदर, तो अंदर की तरफ तिरछा में घुसेगा लाइक दिस ग्रेविटेशनल फील्ड,
तो कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है? कॉस थीटा वाला। सब अंदर की तरफ जो घुस रहे हैं सबको ऐड करना है। कॉस थीटा फॉर ऑल द पॉइंट्स अपने को कॉस थीटा ऐड करना है। आपको ये वाला बाउंसर चला गया अगर, समझना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। ये सर आप 11th में आगे आप समझना ही पड़ेगा आपको। यू हैव टू यूज नाउ, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा ग्रेविटेशन में, है ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सोचो, समझ में आ जाएगा पक्का। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसका यहाँ पे दो कंपोनेंट है ना, ये वाला जैसा करके आया, इसका दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला बचेगा। तो सारे ही के लिए cos थीटा बचेगा। सो देयरफॉर दिस थिंग इनटू cos थीटा। अच्छा, cos थीटा कितना है देखो तो, cos थीटा है बेस दिस थिंग विच इज फिक्स्ड x बाई आर, दिस इज cos थीटा। तो मैंने वो कंपोनेंट ले लिया। अब सारे कंपोनेंट्स के चलते ये वाले जो कंपोनेंट हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के, वो ऐड होंगे और ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होते रहेंगे। याद है, बताया था वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो जो ओवरऑल ये आएगा उसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जो एडिशन होगा स्केलर एडिशन होगा, क्योंकि सारे ग्रेविटेशन फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया। सारे जो कंपोनेंट्स लिए ना cos थीटा वाले, उसको हम अब इंटीग्रेट कर सकते हैं लाइक दिस। सो जो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा देख, अगर आप ध्यान से देखो सब कुछ कांस्टेंट है, x इज कांस्टेंट, इस दूरी पे निकालना है मेरे को, x इज कांस्टेंट, r क्यूब दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो मैं बाहर निकालूंगा अगर gx बाई, ये आएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। r का क्यूब है ना, और r क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका क्यूब 3 बाहर लगा दिया। और इंटीग्रल dm क्या आएगा, m। आपको ये फॉर्मूला बढ़िया से एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए कि द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ x इज gmx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये याद हुआ ढंग से। और देखो, डायरेक्शन तो खैर इस तरफ होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, डायरेक्शन उस तरफ है। ठीक है, अब इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं ई का, ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ कैसा आएगा देख। यहां पर मैं जब x जीरो है, जब x जीरो है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। ठीक है, और जब थोड़ा सा इधर आएगा पार्टिकल तो ग्रेविटेशनल फील्ड पीछे की तरफ होगा, तो पॉजिटिव ग्रेविटेशनल फील्ड की नेगेटिव। अगर राइट जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड उधर है ना, तो नेगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, पुल करेगा ना रे अपने साइड में ग्रेविटेशनल फील्ड। तो राइट जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, सॉरी राइट जाएंगे तो नेगेटिव हो ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्राफ ऐसा करके आता है। इनफाइनाइट पे जब जाएंगे ये आर है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड, जब इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि वहां पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। तो वहां पे मैंने कर दिया, वहां पे हमने कर दिया जीरो। अच्छा, पीछे जाएंगे तो, पीछे जाएंगे तो इस तरफ पुल करेगा, तो इस पीछे जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन दैट डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन। सो उसका जो ग्राफ है इट इज लाइक दिस, सिमेट्रिकल है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, ग्राफ को अगर ध्यान से देखो, इसका एक मैक्सिमा आता है। आप इसको अगर सॉल्व करोगे, मैंने आप लोगों को क्लास 11th में जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया था, तो मैक्सिमा मिनिमा के वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था उसमें यही क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 बोला था, इसका मैक्सिमा बताओ। क्वेश्चन में कराया था, करके देख, खोल के देखना पेज अपना, मैक्सिमा मिनिमा में कराया था ये वाला डिट्टो क्वेश्चन। और उसमें बताया था कि इसका x मैक्सिमा कब आता है, जब x होता है r/√2। ये आपको रटाया हुआ रहना चाहिए। जब भी एक्सप्रेशन देखें, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट का स्क्वायर का पावर 3/2, मैक्सिमा कहां पे आएगा, r/√2। रट लो, क्योंकि दो जगह आएगा, ये अभी आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिट्टो सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। मैक्सिमा कहां पे आता है, r/√2 पे, एकदम अच्छे से रटाया हुआ रहना चाहिए आपको। खैर, तो पहला बात, तो मैक्सिमा बोले तो यहां, तो दिस पॉइंट इज r/√2 एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो माइनस r/√2 पे इसका पीक आ जाता है अपना। वैल्यू कितना होता है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो वैल्यू कितना होता है एट r/√2 वो भी इंपॉर्टेंट है जानना। x को पुट कर देंगे r/√2, ध्यान से देख कितना आएगा, x को पुट करेंगे अगर r/√2 तो ये आएगा r²/2 प्लस r² का पावर 3/2, दैट इज gmr/√2। और ये क्या आया, ऊपर चला जाएगा क्या, 2r²/3, 2 का पावर 3/2 है ना, 2 का पावर 3/2 3 r² का पावर 3/2। ये वैल्यू याद कर लो।
आगे देख क्या आएगा, GMR, this is root over 8, that is 2 root 2 by root 2, and this is R cube, and this is 27, that is 3 root 3. देख लेना, आंसर आना चाहिए। ये आपको वैल्यू याद भी रहना चाहिए, अगर याद रखे तो काफी अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट डिराइव तो करना आना चाहिए। 3 रूट 3 आर स्क्वायर, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। यार जो वैल्यू है वो कितना होगा, ये होगा, ई नॉट बोल लेते हैं उसको, ई नॉट याद रख लेना अच्छे से प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है। अब कैलकुलेशन सही है ना, 2 का पावर 3/2 8 2 रूट 2, ठीक ही लग रहा है। चलो, तो ये वैल्यू भी आपको याद रहना चाहिए, और क्या क्या याद रहना चाहिए देख लो, ये याद रहना चाहिए, r/√2 एटलीस्ट याद रख लो तुम, ये वाला वैल्यू याद रख लेना जरूर, ठीक है। उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। अगर सपोज, अच्छा इसका जो क्वेश्चन है वो तब कर पाएंगे जो आपको ये प्रॉपर फीलिंग आ चुका है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अगर वो मेरे को एक पॉइंट पे पता है, तो वहां पे अगर मैं इफ आई पुट एनी मास देन आई विल नो व्हाट इज द फोर्स, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो मान ले ऐसा करके मैं क्वेश्चन देता हूं अगर आपको, अच्छा ग्राफ बना दिया, मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ बता दिया, वो भी बता दिया, ठीक। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मान ले ऐसा करके एक रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा मास रख दिए, इसका मास है m, इसका मास है 2m, इसका रेडियस ले लेते हैं r, इसका भी रेडियस ले लेते हैं r, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना, √8r ले लो, they are separated by a distance of √8r. now this is a sphere, this is a solid sphere, ठीक है, and this is a ring. क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है, रिंग का मास कितना है 2m, रेडियस है r, डिस्टेंस है √8r, इसका मास है m, रेडियस है r, this is a sphere. now the question is find the initial acceleration of sphere. सिंपल सा क्वेश्चन है, या मैं थोड़ा चलो थोड़ा सा टफ, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, बताओ फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, एक बार ट्राई कीजिए खुद से। आपको अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पता है किसी एक पॉइंट पे तो आप फोर्स बता सकते हैं, बस मल्टीप्लाई करना है उसके मास से, ठीक है। एक बार ट्राई करिए फिर देखिए, देखो अपने चाहिए फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, रिंग का इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए, इसका मतलब इनिशियल फोर्स ऑन रिंग निकालना पड़ेगा, इनिशियल फोर्स ऑन रिंग निकालना पड़ेगा। अब रिंग पे फोर्स निकालें उससे ज्यादा आसान पड़ेगा फोर्स निकाल दे हम स्फीयर पे, दोनों पे फोर्स तो सेम ही आएगा, वाई, बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो फोर्स तो हमेशा ही सेम होगा, चाहे इनिशियली चाहे बाद में, फोर्स तो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ध्यान समझो, इस स्फीयर पे अगर मेरे को फोर्स चाहिए ड्यू टू दिस रिंग, इस स्फीयर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय अ पॉइंट मास लोकेटेड एट दिस डिस्टेंस, इस पूरे स्फीयर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, जस्ट बाय अ पॉइंट मास एट दिस, इक्विवेलेंट ऐसा करते हैं। तो पॉइंट मास जब वहां पे आ गया तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, उस पे फोर्स ऑन द स्फीयर कितना लगेगा, मास ऑफ द स्फीयर इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट, दैट इज फॉर्मूला अगर आपको याद हो, g इसका मास है ना, gmx बाई एक्स स्क्वायर 8r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 9r स्क्वायर का पावर 3/2, 9r स्क्वायर का पावर 3/2, जो भी सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर। इसको सॉल्व करने पे जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है देख, 2g m स्क्वायर बाई √8r बाई 3r बाहर आएगा, 3r बोले तो 27r क्यूब, ये हो जाएगा r स्क्वायर, सो 2√8 gm स्क्वायर बाई 27r स्क्वायर, ये क्या है, ये फोर्स ऑन द स्फीयर है, ये मेरा फोर्स ऑन द स्फीयर आया, ओके। स्फीयर पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, क्योंकि फील्ड का यही डायरेक्शन है, और ये इनिशियल फोर्स है जब सेपरेशन √8r है। क्या एग्जैक्टली यही फोर्स ये जो ओवरऑल स्फीयर है वो इस रिंग पे लगाएगा, बिल्कुल। सो दिस इज फोर्स ऑन स्फीयर, इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन द रिंग। इनिशियल एक्सेलरेशन का बात बोल रहा है, इनिशियल फोर्स निकालिए, डिवाइड कर देंगे किसके मास से, उसके मास से, रिंग के मास से, दैट इज 2m। तो सॉरी एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन का बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग इज द फोर्स बाय उसका मास, so 2 and 2 are getting cancelled and this m gets cancelled, so this is the answer। एसेंशियल हम सीखे क्या इस क्वेश्चन से,
जो हम इस क्वेश्चन से सीखे वो ये सीखे कि अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो दिमाग में क्या आइडिया आना चाहिए? दिमाग में आइडिया ये आना चाहिए कि अगर मेरे को उस पॉइंट पे फील्ड पता है तो मैं वहां के रखे मास पे फोर्स बता सकता हूं, एक्सेलरेशन बता सकता हूं, लाइक दैट। और उसके लिए अपने को इसका रिजल्ट याद रहना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा, पर अगर रिजल्ट याद है अच्छे से, जी एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, इफ यू रिमेंबर दिस एंड इफ यू ऑल्सो रिमेंबर कि इसका दो मैक्सिमा होता है, ये ध्यान रखना, दो पॉइंट पे वो मैक्सिमाइज होता है पूरे। अगर आगे से पीछे, अगर स्फेयर के बीच से आप निकल के जाओ उस तरफ, तो दो पॉइंट पे, स्फेयर के उधर और स्फेयर के इधर, उसका क्या होता है, मैक्सिमम फील्ड आता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, दो होता है वैसा करके। ये भी याद रखना, उसमें भी क्वेश्चन होता है। हालांकि इतना अगर क्वेश्चन कराने लगा हर एक चीज पे तो अपना खत्म ही नहीं होगा, पर एक ही क्वेश्चन कराया, क्लैरिटी आई होप आया हो आप लोग को। तो पहला पढ़ाया था पॉइंट मास जीएम बाई आर स्क्वायर, उसके चलते था। दूसरा आया रिंग, जी एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तीसरा जो आता है वो आता है डिस्क। तीसरा जो आता है वो आता है डिस्क। डिस्क के चलते अपने को फिर से क्या चाहिए? डिस्क के चलते अपने को क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर देखना प्रूफ। अब वैल्यू बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स कितना आएगा फॉर दिस डिस्क? दिस इज अ डिस्क, ठीक है। डिस्क का मास हम पकड़ लेते हैं m और रेडियस पकड़ लेते हैं r। एक बार खुद से ट्राई करिए फिर देखिएगा। चलो, हमको डिस्क के चलते क्या आइडिया लगाएं? डिस्क के चलते तो डायरेक्टली फील्ड बताना पॉसिबल है नहीं, तो तोड़ तोड़ के बताना पड़ेगा ना। तोड़ तोड़ के बताना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वही हम रिंग में भी किए थे। रिंग में हमको पूरा रिंग के चलते तो नहीं पता पड़ रहा था, पर रिंग का एक एलिमेंट के चलते बता पा रहे थे, क्योंकि रिंग का एक एलिमेंट क्या है? पॉइंट मास। उसके चलते उस पॉइंट पे बता पा रहे थे। बिल्कुल यहां पे डिस्क के लिए कैसा एलिमेंट लेंगे? डिस्क के लिए पॉइंट मास लेना पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या चीज मिलके एक डिस्क बनता है? मेनी रिंग्स। तो रिंग एक हम एलिमेंट लेते हैं, ऐसा एक रिंग एलिमेंट ले लिए ऐसा करके। So I have taken an element here like it's a small ring. इसके चलते यहां पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड पता है। ग्रेविटेशनल फील्ड पता है कितना होता है, इसका मास में फिलहाल डीएम बोल देता हूं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है? जी एम एक्स बाई, इस रिंग का देख सेंटर से दूरी एक्स है, जी एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऑफ द रिंग। तो इस रिंग का रेडियस मान लो r, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। एलिमेंट्री ग्रेविटेशनल फील्ड। डायरेक्शन क्या है इसका? ये वाला डायरेक्शन ये है। अच्छा, अब एक लॉजिकल बात बताओ, क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं? क्या ऐसा अगर मैं काफी सारा रिंग्स लूं, क्या सबका डायरेक्शन इसी तरफ होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है सारे फील्ड्स के एक्सिस पे लाई करता है, तो डायरेक्शन यही होगा। मैं चुपचाप क्या कर सकता हूं? इंटीग्रेट कर सकता हूं। इंटीग्रेट करते हैं, देखो इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक लाई करेगा? ये जो r है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? ये जो रिंग है जीरो से लेकर के कैपिटल R तक जाएगा, जीरो से लेकर के कैपिटल R तक जाएगा। चलो फटाफट इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से देख। डीएम को क्या लिख सकते हैं? m और r है ना, मैं कहता हूं सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर मान लेते हैं इसका मास पर यूनिट एरिया। या तो मास पर यूनिट एरिया मानना पड़ेगा, सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। सिग्मा का वैल्यू कितना होगा? m बाई पाई आर स्क्वायर होगा ऐसा, पर हम यहाँ घुसाएंगे नहीं वरना दिखने में गंदा लगेगा कैलकुलेशन अपना, तो सिग्मा का यूज लेंगे। वैल्यू हालांकि हमको पता है m बाई पाई आर स्क्वायर, मास बाई एरिया। अब डीएम का वैल्यू क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस थिन रिंग लिखना सिखाया था। कितना होता है रे? 2 पाई आर इंटू डी आर। सो दिस इज डीएम, सो जी डीएम इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इंटीग्रेट करेंगे हम, लिमिट्स बताता हूँ कैसे इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस छोटू आर स्क्वायर है, हाँ भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। सो बाहर क्या क्या आ रहा है देख, जी सिग्मा 2 पाई एक्स, ये एक्स भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल में क्या क्या आ रहा है? आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। ओके, इतना बाहर आ गया, बाकी वो बचा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ध्यान से देख, x इज फ्रॉम 0 टू r, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को, हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को जेड स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को ले लेते हैं अनदर वेरिएबल कॉल्ड जेड स्क्वायर। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2x dx, सॉरी 2, ये तो x तो कांस्टेंट है, ध्यान रखना x कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जीरो आ जाएगा।
2r dr इक्वल्स टू 2z dz। ये कैसे आया रे? एक्चुअली किसी भी रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया हूं पर ये कट जाता है, ठीक है। तो शॉर्टकट में अपना 2r dr इक्वल टू 2z dz, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। देखो सब्स्टिट्यूट करो r dr को z dz, बस इंटीग्रल पे ध्यान देते हैं। उसको क्या लिख देंगे z dz, और नीचे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज z स्क्वायर, तो यहां पे आएगा z क्यूब। यस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। अच्छा, लिमिट्स बताता हूं कैसे करके सेट करेंगे, क्योंकि पहले जो था यहाँ पे वो dr था, तो dr मतलब r का लिमिट्स पुट करना है। r का जो r का लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कैपिटल R, ठीक है। अब जो वेरिएबल आया जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है दैट इज dz नॉट dr, तो z का लिमिट पुट करेंगे। z का लिमिट कैसे पुट करेंगे अभी छोड़ दे, बताता हूं मैं। पहले क्या है यहाँ पे z का पावर -2, बोले तो z का पावर -1 -1 बाहर में रख दे रहा हूं, ठीक है। लिमिट्स कहां से कहां तक पुट करूं, देख लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट कैसे पता करेंगे, तो लोअर लिमिट कैसे पता करेंगे, देख z स्क्वायर इक्वल टू इतना है, r कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से कैपिटल R, तो जब 0 पुट करेंगे इसके बदले तो z का लोअर लिमिट निकलेगा। r का अगर आप लोअर लिमिट पुट कर दोगे इसमें तो z का लोअर लिमिट मिल जाएगा। r का लोअर लिमिट कितना है, 0, यहां पुट कर 0 तो उसका लोअर लिमिट आएगा x, ठीक है। और अपर लिमिट कितना आएगा, देखो अपर लिमिट के लिए r स्क्वायर को, ये r को क्या पुट करना पड़ेगा, कैपिटल R, कैपिटल R पुट करेंगे तो z का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको यहां पर जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, देख g सिग्मा 2 पाई x और 1 बाई x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, दिस इज द वैल्यू। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, सिग्मा का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या है m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x। एक काम करो, x को अंदर घुसाओ तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, x को अंदर घुसा दिए, सो दिस इज व्हाट 2gm बाई आर स्क्वायर, 2gm बाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। देख बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये चीज, ये थीटा है, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का रूट अंडर है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस हो गया एक्स, एक्स अपॉन दिस इज कॉस थीटा, 2gm बाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ढंग से फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, 2gm बाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से, मैं एक चीज बताता हूं आपको, पहले तो देख लो अच्छे से, 2 मिनट डेरिवेशन देख लो, खुद से भी कर लेना, कर ले तो बहुत अच्छा बात है, नहीं कर पाते तो प्रैक्टिस कर ले, है ना। और देख लो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली अगर वीडियो देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस लेक्चर में, पहले बता दे रहा हूं। पेन कॉपी एकदम रगड़ के चलाओ, अपना पूरा एंडेवर डालो और फिर ही देखना मैं जो कर रहा हूं। अगर ऐसे ही देख लेंगे आप तो गड़बड़ा जाएगा। यू हैव टू सॉल्व अलोंग विथ मी, जस्ट 1 मिनट, या यू हैव टू सॉल्व अलोंग विथ मी। तो 2gm बाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा आया ना, ठीक। मैं एक चीज आपको यहाँ छोटा सा ब्रेक लेके समझाता हूँ, ध्यान से देखना, जो बता रहा हूँ थोड़ा इंडिपेंडेंट चीज है, इट्स इंडिपेंडेंट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। ये अभी बता दूं क्या, अभी बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट, इट्स अ लिटिल इंडिपेंडेंट थिंग। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ कुछ रिलेशन है, ध्यान से देख ले क्या क्या। ग्रेविटेशन में जी आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट आता है के, होता है के, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो वैसे ही बताऊंगा डिटेल में कुछ देर में, पर बस एक बार अभी कुछ कुछ चीज बताना तो बता रहा हूं। देख फॉर्मूला जो ग्रेविटेशन का होता है वो होता है Gmm/r²। जब दो चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन होता है, जो चार्जेस, दो मासेस के बीच में तो ये फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में जब अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में, वैल्यू कितना आएगा, जी के बदले क्या रिप्लेस करना है अपने को, के, जी के बदले क्या रिप्लेस करना है, के, एम और एम, क्यू क्यू, बाई आर स्क्वायर को किसे रिप्लेस करेंगे, किसी से नहीं, वो आर स्क्वायर ही रहेगा। ये होता है कूलम्स लॉ और ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिट्टो सेम, कोई डिफरेंस नहीं। लेसन हमको क्या सीखना है वो ध्यान से समझ। पहला लेसन हमको सीखना है, जहां जहां पे जी लगेगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वहां वहां पे जी के बदले के कर लेना है, और के का एक अलग वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर है? ओके, एक और छोटा सा चीज देख लो, दिस इज एनालॉगस फॉर जी, दिस इज एनालॉगस फॉर जी। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर कहीं पे एप्सिलॉन नॉट आपको दिखता है तो आप उसको किससे रिप्लेस करोगे? 1/4 पाई जी से। ये सब एनालॉगस है, नॉट इक्वल एग्जैक्टली बट एनालॉगस, लाइक दिस 4 पाई जी। समझ में आया? ये मैं क्यों बोला मैं समझाता हूं, देख वो मैं क्यों बोल रहा हूं, देख हम यही डिस्क बिल्कुल डिट्टो पढ़ेंगे कहां पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैं क्यों बता रहा हूं आपको तभी फील आएगा। यहां पर मान लो पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, और ऐसे करके वहां पे एक्सिस बनाया हुआ रहेगा और बोलेगा यहां पर मैं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या पढ़ रहे? ग्रेविटेशनल फील्ड। वहां पे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहां पे। क्या आंसर हो जाएगा देख के बोल सकते हैं। क्या आंसर होगा? इसको बस चेंज कर देना है, इसको बस चेंज करो। क्या बोलेंगे? 2k³/r², 1 माइनस कॉस थीटा आंसर हो जाएगा इसके चलते। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ x। जब रिंग का बात कर रहे थे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आया था x डिस्टेंस पे? gm, इसका मास था, m रेडियस है r, gmx/x² प्लस r² का पावर 3/2। जब इसी में चार्ज दे देंगे ना, इसी रिंग को जब चार्ज दे देंगे q और रेडियस है r, तो x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा k, g के बदले रिप्लेस कर रहा हूं देख, k m के बदले क्या? q, x तो x बाई x² प्लस r² का पावर 3/2। पहला चीज ये बताऊंगा, दूसरा चीज वही ग्राफ बताऊंगा जो बनाया था, दूसरा चीज वो बताऊंगा, और तीसरा चीज बताऊंगा r/√2 पे मैक्सिमा आएगा, फिर वही रिपीट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये क्यों बोल रहा हूं? तो जब वहां रिपीट करूंगा क्योंकि अभी काम आएगा आगे। कुछ कुछ चीज मैं रिलेट कर देना चाह रहा हूं ढंग से, क्योंकि वहां फिर ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाऊंगा, तो रिलेट यहां पे कर दे रहा हूं कि q(x) इतना आ रहा है, ठीक। अब जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां ये फॉर्मूला बताऊंगा, इसके साथ एक और फॉर्मूला बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। आपको यही याद रखना है, आप टेंशन में ना हो, आपको याद ये रखना है, पर दिमाग में अच्छे से एकदम पीसफुली सेट कर लो कि वहां जब सिग्मा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या ये सिग्मा को रिप्लेस कर सकता हूं किससे? अच्छा, सिग्मा को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं देख, या सिग्मा को सिग्मा ही रहने दो, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को किसे रिप्लेस कर सकता हूं? यहां का सिग्मा बराबर है, एनालॉगस, मास पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक ही बात। 2 एप्सिलॉन नॉट को किसे रिप्लेस करूंगा? एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करूंगा 1/4 पाई जी से, 1/4 पाई जी से, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप सपोज इसका फॉर्मूला भूल गए, मैं लिख के दे रहा हूं, याद नहीं रहेगा, आप जब 12th में जाएंगे एंड में तो आपको याद नहीं रहेगा, पर आपको ये याद रहेगा कि डिस्क के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। याद रहे तो काफी अच्छा बात, याद नहीं रहे तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा होता है। आपको ये भी याद नहीं करना है, आपको याद कुछ नहीं करना है, पर मैं ये फील दिला रहा हूं कि अगर आप चीजें भूल गए तो आपको याद आ जाएगा आगे जाके, क्योंकि ये बिल्कुल रिलेटेड है एक दूसरे से। बस आप इसी चीज को कॉन्फिडेंस में रखो, और मैं लास्ट में रिवाइज कराऊंगा, सब दिमाग में सेट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले उस चीज का। पर अभी समझते चले कि हाँ ऐसा ऐसा करके होगा, ऐसा ऐसा करके होता है, सब साथ साथ है। ये भी जस्ट पढ़ाऊंगा भी तो रिलेट करना ही पड़ेगा वैसे। यहाँ पे देख क्या आ रहा है, 2 सिग्मा पाई जी 1 माइनस कॉस थीटा, 2 सिग्मा पाई जी 1 माइनस कॉस थीटा, एक्स को अंदर घुसाएंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो अगर आप ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन में भूल गए और अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये भले ही भूल जाए बट ये याद रखना पड़ेगा, और यहां से ये निकाल लेना आराम से। कैसे निकालेंगे? सिग्मा सिग्मा चेंज होने वाला नहीं है, एप्सिलॉन के बदले क्या डाल दें? 1/4 पाई कैपिटल जी, रट लो इस चीज को, ये रटना जरूरी है। एप्सिलॉन नॉट के बदले क्या डालना है? 1/4 पाई जी, ये रट लो प्लीज, ये अभी रटना है, अभी रटाऊंगा ही कुछ देर पहले, क्वेश्चन दूंगा इस चीज का, अभी रट लो इस चीज को। क्लैरिटी आया? डिस्क के चलते कैसे करके करेंगे? तो डिस्क का होगा 2gm/r², 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, या फिर सिग्मा बाई, ऐसे करके भी कर सकते हैं, σ/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा, एप्सिलॉन को रिप्लेस करना 1/4 पाई जी। खैर, यहां पे इस फॉर्मूला पे कुछ कुछ चीज ध्यान देते हैं। अगर ये जो मेरा डिस्क है, अब बात करते हैं वापस ग्रेविटेशन में आते हैं, अगर पार्टिकल, अगर बिल्कुल यहां पे बात करें, इस डिस्क के सेंटर पे अगर टच करके रख दिए तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? देख, थीटा ये था, जब पार्टिकल यहां आ रहा है तो थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है,
है ना। जब सेंटर पे ही आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90, थीटा 90 पुट करेंगे तो सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा दैट इज 2gm/r²। सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो कितना आएगा 2gm/r²। पहला चीज एट सेंटर, याद रहने वाला चीज है, नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेना, ये याद रहना चाहिए, डिराइव खुद से कर लेना, ये सब याद रहेगा भी नहीं वैसे, पर ये याद रहना चाहिए, ये भूल मत जाना। या फिर σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, वो याद रख लो, कुछ तो एक याद रखो जिसे बाकी सारा डिराइव कर सके, सब मत भूल जाना रे। ये याद नहीं रखना है, मैं वैसे भी कह रहा हूं आपको, ये क्यों बता रहा हूं, ताकि दिमाग में सेट रहे, अच्छा आया था एक जमाने में ऐसा करके आया था, वो याद रहना चाहिए। इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो थीटा कितना होगा, देख इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो थीटा 0 ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट टच करेगा, है ना। ये ऐसे करके बनाएंगे जब थीटा इनफाइनाइट, तो थीटा कितना 0 इनफाइनाइट पे, थीटा कितना 0, cos 0 इज 1, 1 - 1 इज 0। लॉजिकल बात है, ग्रेविटेशनल मतलब फील्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस 0 ही होगा अभी, ठीक है। तो बेसिक ये अपना कॉन्सेप्ट सब है। सेंटर पे इतना है, इसके तरफ है, हालांकि इसका कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, मैंने बस बना दिया इसे। इनफाइनाइट पे जाकर के वो 0 होगा और यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में है। ग्रेविटेशनल फील्ड समथिंग लाइक दिस ऐसा आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस तरफ है तो -2gm/r² एंड इट विल गो समवॉट लाइक दिस, क्योंकि इनफाइनाइट पे 0 होगा और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका नेचर एग्जैक्टली कैन नॉट बी सेड, जैसे 1 माइनस cos थीटा आ रहा है ना, इसका क्या नेचर है, ऐसा ही करके कुछ आएगा, ठीक है। ग्राफ हो गया अपना, वैल्यू वैल्यू बता दिया। हाँ अच्छा, दूसरा चीज मैक्सिमा मिनिमा बोलेंगे क्या, इसका कुछ मैक्सिमा मिनिमा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि cos थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैल्यू घटेगा, सिंपल सा बात है। तो मैक्सिमम कब आएगा, सेंटर पे ही आएगा, दैट इज 2gm/r², खत्म। अब कहीं पर भी कुछ मास दे दे तो फोर्स निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट टेलीकास्ट कर दूंगा, अगर यहाँ पे सॉलिड स्फीयर को रख दिया, बताओ इनिशियल एक्सेलरेशन, अरे बता सकते हैं, यहाँ पे अपने को क्या पता पड़ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मास से रिप्लेस कर लेंगे, डिस्टेंस मिल जाएगा ना, सब कुछ मिल जाएगा। cos थीटा निकाल लेना, cos थीटा निकाल सकते हैं आराम से, x/दिस थिंग, ऐसे करके फोर्स निकाल लेंगे, वो मैं नहीं करा रहा। आई होप ये समझ में आया हो। तो डिस्क क्लियर है। तो अपना जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो पहला चीज किसके लिए पता पड़ गया अपने को, पॉइंट मास के लिए। दूसरा चीज किसके लिए पता पड़ गया, एक रिंग के लिए। तीसरा चीज पता पड़ गया एक डिस्क के लिए। अब जो फील्ड निकालने वाले हैं उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर वो चीज बताएंगे, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये चीज आपने नहीं पढ़ा है और ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये मिलेगा भी नहीं। ये है गॉस लॉ एनालॉजी इन ग्रेविटेशन, गॉस लॉ एनालॉजी इन ग्रेविटेशन। गॉस लॉ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पर उसका एक डिट्टो भाई है ग्रेविटेशन में, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ इजी वे। हम क्या, जिसे हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन एन इजी वे। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। मान लो एक पॉइंट चार्ज है m, एट अ डिस्टेंस ऑफ r, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां पे एट अ डिस्टेंस ऑफ r ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, बताओ कितना होता है, अपने को पता है ना, gm/r²। अपने को पता है ग्रेविटेशनल फील्ड होता है कितना, gm/r²। पर सपोज मेरे को ये प्रूफ करना है, सपोज मेरे को नहीं पता, मेरे को प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान सुनना, इस मेथड से, जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से देख, इस मेथड से प्रूफ करना है। स्टेप्स मैं पूरा लिख नहीं रहा, बस कीवर्ड्स लिख रहा हूं। पहला स्टेप है ड्रॉ इमेजिनरी सरफेस such that gravitational field on all points of surface has equal magnitude। क्या लिखा, draw an imaginary surface such that, draw imaginary surface, छोड़ो, draw an imaginary surface passing through that point, खुद से लिख लेना, draw an imaginary surface passing through this point such that the gravitational field at all the points on that surface has same magnitude। ठीक है, कैसा सरफेस बनाए हम यहाँ पे, एक क्यूबॉइडल सरफेस बनाए तो काम चलेगा क्या, इसका क्यूबॉइडल सरफेस का जो सरफेस है दैट शुड पास थ्रू दैट पॉइंट जहां पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का है। तो अगर यहां से बनाए हम, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इस क्यूबॉइड पे हर जगह पे सेम होगा, नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस तो अलग है।
ये डिस्टेंस तो अलग है, तो इस क्यूबॉइडल सरफेस के हर एक पॉइंट पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग हो गया। लॉजिकल बात है कि एक ही ऐसा सरफेस आप बना सकते हैं, आप एक ही ऐसा सरफेस बना सकते हैं फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट सच दैट gravitational field on all the points of that surface will have equal magnitude। और वो कौन सा सरफेस होगा? होलोस्फेयर। आर, आप हर जगह आर डिस्टेंस पकड़ के एक सरफेस बना लो। लॉजिकल बात है, सिमेट्री समझ सकते हैं कि यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वही यहां पर भी होगा, वही यहां पर भी होगा, क्योंकि सबका दूरी क्या है? आर ही तो है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ दिस सरफेस। पहला चीज अच्छे से सेट कर ले दिमाग में, कैसे करके करना है कि हमको एक ऐसा सरफेस बनाना है जो सिमेट्रिकल है और जिसके हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का सेम वैल्यू है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यूज दिस रिलेशन जो मैं लिखने वाला हूं, यूज टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू। अब जब आपने सरफेस बना लिया तो ये करने से आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। क्या है? इंटीग्रल ऑफ, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। मैं समझा दूंगा क्या है। दिस इज कॉल्ड, बहुत इजी है, बहुत इजी, सरफेस इंटीग्रल, वेरी वेरी इजी। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दिस इज इक्वल ई डॉट डी ए बोल देता हूं, चलो सुनने में अच्छा लग रहा है। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू मास एनक्लोज्ड इन द सरफेस। ये एम ई क्या है यहां लिख देता हूं, यहां पे खाली एम ई लिखता हूं। दिस एम ई इज मास एनक्लोज्ड इन द सरफेस, विद इन द सरफेस, विद इन द सरफेस। कितना मास एनक्लोज आपने जो बनाया ना, और ये सरफेस, उसके अंदर कितना मास एनक्लोज्ड है वो लिख देना। मास एनक्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई जी, मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई जी। समझ में आ रहा है? बस ये करने से सिंपल आंसर आएगा। मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा कैसे, ध्यान से देख। इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। ये जो डॉट प्रोडक्ट है पूरे सरफेस के ऊपर में लिया जाता है। कैसे? ध्यान से समझ। इसके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पे अगर ध्यान दो, क्या इस पूरे सरफेस पे, सरफेस का बात कर रहा हूं, सरफेस, इसके सरफेस पे ई कांस्टेंट है। ई क्या है? कांस्टेंट है, तो हमने लिख दिया ई। ठीक है। ई डॉट डी ए, ये डी ए क्या है? एरिया। ये डी ए क्या है? एरिया। तो जब एरिया का बात करेंगे तो ई मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ई कांस्टेंट है तो हम ई को बाहर निकाल दे रहे हैं। एक्चुअली मैं एक और चीज आप लोग को यहां बता देना चाहता हूं, सुनो। एरिया कौन सा क्वांटिटी होता है पता है तुम लोग को? स्केलर की वेक्टर। आप लोग को नहीं पता होगा। आप लोग ये डॉट प्रोडक्ट को फिलहाल मल्टीप्लीकेशन ही समझ लो। नहीं, डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट रहने दो, डॉट प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट को आप रहने दो, और आप बस ऐसा समझो कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस होता है, एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, आपने पढ़ा होगा 2 मीटर स्क्वायर, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, उसका एक डायरेक्शन भी होता है इन फिजिक्स। कोई भी अगर आप एक एरिया लेते हैं ऐसे करके, इसका डायरेक्शन होता है आउटवर्ड नॉर्मल फ्रॉम दैट सरफेस। सर्कुलर लिए तो ऐसा करके, क्यूबॉइडल लिए तो ये वाला जो सरफेस है ऐसा करके उसका डायरेक्शन आएगा एरिया का। यहां पर जो है ऐसा करके डायरेक्शन आएगा उस एरिया का। समझ में आ रहा है? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है एरिया, अगर क्लोज्ड बॉडी है तो। पूरा बता देता हूं, चलो ठीक, ध्यान से देख लो। चालू किया तो फिर अब सुन ले पूरा, बहुत आसान है। एरिया का बात कर रहे हैं तो दो तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट या तो ओपन ऑब्जेक्ट। लिख लेना, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है तो जो एरिया होता है वो हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा, आउटवर्ड नॉर्मल। डायरेक्शन बता रहा हूं एरिया का, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है। और अगर ओपन सरफेस है, मतलब ऐसा करके झूला टाइप का कुछ भी, समझ रहे हैं ना, झूला, ऐसा ऐसा 2D सरफेस है रे, ऐसा करके ओपन सरफेस है, तो उसमें आप सपोज ये पॉइंट पे या तो नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हैं एरिया लेकर के, या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, पर नॉर्मल होगा या तो ऐसे या तो वैसे। तो हर एरिया का दो डायरेक्शन हो सकता है, हम चूज करेंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे भी चूज किए पूरा क्वेश्चन में फिर वो स्टिक करना है अपने को। ठीक है। अपने को ये यूज में नहीं आएगा अभी, अपने को ये यूज में आएगा, ये पढ़ेंगे बाद में, बाद में मतलब 12th में पढ़ेंगे। अभी ये क्लियर है आपको
कि अगर मैंने क्लोज सरफेस बनाया तो जो एरिया आएगा वो आउटवर्ड आएगा, आउट फ्रॉम द बॉडी नॉर्मली। नॉर्मल ये समझ लो अच्छे से। सपोज मैंने सिलेंडर बनाया, इसका एरिया कैसा करके, एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसका ऐसा करके होगा और ये सारे पे ऐसा करके जाएगा, है ना, बाहर की तरफ या इनटू द प्लेन। फ्रंट वाला सरफेस है बाहर की तरफ, रेडियली बाहर, एकदम नॉर्मली बाहर। नॉर्मली बाहर मतलब नॉर्मल 90 डिग्री वाला नॉर्मली बाहर, ठीक है। चलो, तो एरिया का बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। ओके, अब बात करते हैं, देख तो ई डॉट डी, अब ई तो अपना कांस्टेंट है, अब इसको अंदर फिलहाल देख ही लेते हैं जब डीए का डिस्कशन किए तो। ध्यान से देखो, डीए कैसा करके होगा, आप कोई भी अगर एरिया मान लो, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा करके आएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इट विल कम टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, इस मास का, और एरिया ऐसा करके है, क्योंकि आपने गॉसियन सरफेस ऐसा माना ना, सरफेस हो गया ये, इमेजिन कर लो क्लोज्ड सरफेस है ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, उसका एरिया कैसे जाएगा बाहर की तरफ, हर एक पॉइंट पे कैसे जाएगा बाहर की तरफ, फ्रॉम हेयर लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। ये एरिया छोटू सा, इसका डायरेक्शन बाहर, ये एरिया ऐसा डायरेक्शन बाहर के, आउटवर्ड नॉर्मल। आप कोई भी अगर ई डॉट डीए करो किसी भी पॉइंट पे, सपोज यहां पे कर रहे हैं, तो ई ऐसे है, डीए ऐसे है, क्या होगा, ई डीए कॉस 180 डिग्री दैट इज माइनस ई डीए। कहीं का भी अगर उठा लो, यहां पर भी ई ऐसे है, डीए ऐसे है, कहीं का भी माइनस ई डीए आ जाएगा। अब उसमें ध्यान दो, ई तो कांस्टेंट है, अरे समझ में आ रहा है ना, ई डी ए कॉस 180, ई और डी ए के बीच में तो 180 कांस्टेंट है ना हर जगह पे, तो माइनस ई डी ए आ गया, उसमें ई कांस्टेंट है। ई है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, माइनस ई बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ डी ए, दिस इज इक्वल्स टू मास एनक्लोज्ड कितना है इन दिस सरफेस, इस सरफेस में कितना मास एनक्लोज किया है, सिर्फ एम, एम इंटू 4 पाई जी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो ई का वैल्यू आया, खैर माइनस ई इंटू ये जो इंटीग्रल ऑफ एरिया है, इस एरिया का टोटल इंटीग्रल कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, अरे छुटकू एरिया है, छुटकू एरिया, इसका पूरा समेशन कितना आएगा, इस सरफेस का एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर, ये वाला आर है, ये आर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू एम इंटू 4 पाई जी। अब ये 4 पाई और ये 4 पाई कट गया, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन आया दैट इज माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। माइनस बस ये सिग्निफाई करता है कि डायरेक्शन ऐसा करके लिया है हमने, माइनस बस ये सिग्निफाई कर रहा है डायरेक्शन ऐसा करके लिया है, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज इट इज जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत टफ है, अरे बहुत आसान है, पहली बार पढ़ा इसे टफ लग रहा है, पर दिमाग में सेटल कर लें तो बाकी आने वाला जो क्वेश्चन है काफी आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा मैं वैसे ही करने वाला हूँ। क्या किया, फिर से देख रिवाइंड, आपको जब भी कोई पॉइंट दिया रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ और, चलो इसी का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट के चलते क्लियर हो गया ना, ठीक। मान लो मैं एक छोटा सा स्फेयर ले लूं, हॉलो स्फेयर लेता हूं, चलो इट्स अ हॉलो स्फेयर, 1 2 3 4, इट्स अ हॉलो स्फेयर, ठीक है। इसके चलते मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, हॉलो स्फेयर है, क्या है, हॉलो स्फेयर, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, तो क्या करूंगा, क्या इस पे फिर से मैं एक सरफेस बना लूं, उसको उस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस, क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ है ना, वो गॉसियन सरफेस बोलेंगे। सरफेस बना लेते हैं फटाक से, सिंपल है, देख ऐसा सरफेस क्यों बनाए रे, ऐसा सर, क्योंकि हमको लॉजिक से समझ में आ रहा है भाई साहब, सिमेट्रिकल है सब कुछ, तो इसके हर एक पॉइंट पे, इसके हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होना चाहिए, लॉजिकल सिमेट्री है ना, सिमेट्री है, तो हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा सरफेस बनाया हमने। ओके, मास इसका है m, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखते थे, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल बोलने की जरूरत नहीं है, बस इसे लिख लेना चुपचाप। अब ये स्टाइल मारो चाहे ना मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो इंटरनल बात है, ये कौन सा बात है, इंटरनल बात है, अपना आंसर आना चाहिए। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या आता है, मास एनक्लोज्ड, मास एनक्लोज्ड कितना है m इंटू 4 पाई जी, बस सिंपल। अब ये ई जो है ये कांस्टेंट है, तो ई को बाहर निकालो, अब माइनस माइनस झमेला हटाओ, बस मल्टीप्लाई कर लेना, भावना को समझना, माइनस आएगा, डीए कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर,
मास इंटू 4πg। ध्यान से देखो, सेम आंसर आ गया। अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड का बात करेंगे, 4π अगेन गेटिंग कैंसल्ड, आपका आंसर आ रहा है gm/r² माइनस के साथ, मतलब ऐसा करके ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ। इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर अ हॉलो स्फीयर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, तो फॉर्मूला क्या होता है, -gm/r²। तो इससे कुछ कुछ लेसन जो हमको सीखना है, वो क्या सीखना है, ध्यान से समझो। पहला लेसन हमको ये सीखना है कि अगर पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं इस हॉलो स्फीयर के बाहर में, तो दिस विल एक्ट लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको हम रिप्लेस कर सकते थे ना एक छोटू m से एट अ डिस्टेंस ऑफ r, वही तो आता अपना ग्रेविटेशनल फील्ड gm/r², जो यहाँ पे आ रहा है। माइनस हटा दे रहा हूँ, मैं माइनस बार बार नहीं लिखूंगी, अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तो अंडरस्टूड है। तो E कितना है देख, gm/r²। तो इसीलिए एक स्फीयर चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, आप उसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको सेंटर पे रख सकते हैं, प्रोवाइडेड r बाहर में है। इस स्फीयर के बाहर में अगर r लिए तो, अंदर ले लें तो वहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। देख, फॉर r लेस देन r, मान लो ऐसा करके r रेडियस का ये है, सपोज यहां पे अपने को निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। अब कैसे निकालेंगे, ये वाले पॉइंट पे निकाल पाना पॉसिबल नहीं है यूजिंग एनी अदर मींस अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। अपार्ट फ्रॉम जो गॉस लॉ वाला है, उसके अलावा छोड़ के कोई दूसरा मेथड से निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, प्राण निकल जाएगा। कोई एलिमेंट लेंगे तो दिक्कत आएगा, ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते, पर काफी लेंदी पड़ जाएगा। आसान तरीका क्या है, देख, ये वाले पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट से पास होने वाला एक सरफेस बनाओ, वैसे करके सिमेट्रिकल। लॉजिकल बात है कि यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वही हर जगह पर आएगा। सिमेट्री का बात है, दिख रहा है, समझ में आ रहा, हर एक पॉइंट पे वही आ जाएगा। r डिस्टेंस है मान लो अंदर में, बस फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ E dA बराबर मास एनक्लोज्ड कितना है, इस सरफेस के अंदर में मास एनक्लोज्ड कितना है ही तो नहीं मास कुछ, 0 इंटू 4πg। E तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रल dA कितना आएगा, माइनस नहीं लिख रहा मैं, इंटीग्रल dA कितना आएगा, 4πr² बराबर कितना, 0। E का वैल्यू कितना आ गया, 0। इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड, सुन लो, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर विल बी ऑलवेज 0। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर विल बी ऑलवेज 0, क्योंकि मास एनक्लोज्ड होता ही नहीं है कुछ, सिंपल सा लॉजिक। और बाहर में जैसे ही बात करेंगे तो मास एनक्लोज्ड हो जाता है m, और इसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं, देयरफॉर जो आंसर आता है दैट इज gm/r²। ये दो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद होना चाहिए, gm/r² और अंदर में 0 फॉर अ हॉलो स्फीयर। याद है, याद हुआ, ठीक, मैं लास्ट में रिवाइज कराऊंगा, पर याद करो, हॉलो स्फीयर। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर का आप खुद से करो, जो मेथड अभी समझे हैं उसे खुद से ट्राई करिए। सॉलिड स्फीयर का जो मेथड समझे हैं उसे खुद से ट्राई करिए, सॉलिड स्फीयर का, इनसाइड और आउटसाइड दोनों। अच्छे से ग्राफ कैसे बनेगा, देख, हॉलो स्फीयर का ग्राफ कैसा बनेगा, किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड का विथ r। ग्रेविटेशनल फील्ड विथ r का ग्राफ कैसा करके बनेगा, फटाक से बना रहा हूं और आगे बढ़ेंगे। ग्राफ बना लो ऐसा, खुद से ट्राई कर लो, फिर देख लियो। कुछ दूरी तक तो है ही नहीं, और जब कितने दूरी तक, रेडियस तक, जब रेडियस पे आया तो कितना होगा, -gm/r²। ठीक है, सॉरी है ही नहीं ना r तक, तो सॉरी, ये 0 है, मतलब यहां से यहां तक आया, और उसके बाद सडनली -gm/r² पे जंप किया, और उसके बाद ये ग्राफ फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या था, -gm/r²। बाहर जब चले जाते थे तो r से बड़ा हो गया तो -gm/r² वाला फॉलो करेगा, उसके अंदर है तो दिस 0। ठीक है, समझ में आया, तो ये ग्राफ। नाउ लेट अस टॉक ऑफ सॉलिड स्फीयर। चलो, सॉलिड स्फीयर का भी पहला केस, फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। मैं पहले ग्रेटर देन r का बात करता हूं। एक सॉलिड स्फीयर लो, ये वाले पॉइंट पे r डिस्टेंस पे आपको बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है। क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे रे भैया। आप एक इमेजिन कर लो सरफेस,
कैसा सरफेस इमेजिन करेंगे तो लॉजिकल है, हम वैसा ही सरफेस इमेजिन करेंगे ना जिसके हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड सेम है, तो लॉजिकल बात है वो तो स्फेयर ही आएगा, क्यूबॉइड आ नहीं सकता, स्फेयर ही आएगा। 90% केस में स्फेयर आता है, 10% केस में कुछ और आता है, वो क्या आता है वो करके दिखा दूंगा मैं एक, तो आपको फुल क्लैरिटी आएगा हाँ सरफेस ऐसे चुनना है, क्योंकि सरफेस चुन लिया उसका तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या है देखो, इंटीग्रल ऑफ ई, ई क्या है वो तो निकालना है अपने को, ग्रेविटेशनल फील्ड डी ए, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, मास एनक्लोज्ड कितना है, पूरा का पूरा इसका मास है, मास m है, सपोज का रेडियस r था, तो इसका मास एनक्लोज्ड इज m इंटू 4πg। सेम डिट्टो सेम, ई बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ डी ए कितना आएगा, 4π, ये डी ए ये है 4πr², तो इंटीग्रल ऑफ डी ए को रिप्लेस कर दे रहा हूं मैं किससे, 4πr² से, 4π कट गया, फिर से अपना ई का वैल्यू कितना आ गया देख, gm/r²। क्या ये खुद से देख के भी बोल सकते थे, प्रेडिक्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं अगर मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए उस बॉडी के बाहर। तो हॉलो स्फीयर के केस में भी r डिस्टेंस पे बाहर उस बॉडी के gm/r² था, और सॉलिड स्फीयर के केस में भी gm/r² है, सेम है। क्लैरिटी आया इस चीज का, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं उसको। दूसरा चीज, बाहर में, सॉरी अंदर में, फॉर हॉलो स्फीयर के अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आता था, 0, क्योंकि मास एनक्लोज्ड है ही नहीं, मास एनक्लोज्ड तो है ही नहीं। किसके केस में, ये जो फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू मास एनक्लोज्ड इनटू 4πg, हॉलो के केस में तो मास एनक्लोज्ड होता ही नहीं था, ई 0 आ जाता था। पर सॉलिड के केस में जब अंदर में सरफेस बनाएंगे, उस सॉलिड के अंदर में सरफेस बनाएंगे तो कुछ मास एनक्लोज्ड आएगा। क्या आएगा खुद से ट्राई करिए फिर देखिएगा, खुद से ट्राई कर लो एक, फिर देखना। कर लिया मतलब आपको समझ में आ चुका है ढंग से, बिल्कुल। सॉलिड स्फीयर का ट्राई करो, अंदर में कितना आएगा। हालांकि तो करने का दूसरा मेथड है जो एचसीवी में दिया है, जो एचसीवी में दिया ही हुआ है तो मैं क्यों करूं, कई सारे बुक्स में है ऑलरेडी वैसा प्रूफ, तो आप वो प्रूफ स्टैंडर्ड प्रूफ बुक से देख सकते हैं, और ये एक नया मेथड प्रूफ करने का, जिससे और भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड वाला, इसलिए बता रहा है। चलिए यहाँ पे देख, सॉलिड स्फीयर का बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर के, ये तो बाहर बात की है, ये किसका बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर। तो दिस इज फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r के लिए भी वैलिड है, r इक्वल्स टू r के लिए भी वैलिड है, क्योंकि गॉसियन, जब गॉसियन सरफेस ठीक यहां बनाएंगे r इक्वल्स टू r पे, तो भी मास एनक्लोज्ड m आ जाएगा, सेम फॉर्मूला आएगा, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू r के लिए वैलिड है, एकदम सेट कर लो दिमाग में। अब बात करते हैं इनसाइड, इनसाइड स्फीयर मतलब r इज लेस देन r, सॉलिड बना लेते हैं अपना, r डिस्टेंस पे चाहिए, क्या करेंगे देख, सिमेट्रिकल है सब कुछ, तो अपन गॉसियन सरफेस ऐसा करके ले सकते हैं, सिमेट्रिकल है इसीलिए ले पा रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल है कि यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, ले सकते हैं, दिमाग समझ में आ रहा है, सब सिमेट्री है तो यहाँ पे सेम ही होना चाहिए, अलग क्यों होगा, सेम होना चाहिए, अलग क्यों होगा, स्फीयर है ना सब कुछ। ओके, अब ध्यान से देख, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कितना लिखें, अच्छा डी ए तो पहला डी ए ही लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू मास एनक्लोज्ड कितना लिखेंगे, ये गॉसियन सरफेस कितना मास एनक्लोज कर रहा है, टोटल मास है m, रेडियस है r, कितना मास एनक्लोज कर रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम दैट इज 4/3πr³, इतना मास एनक्लोज कर रहा है ये गॉसियन सरफेस। मास एनक्लोज्ड इनटू क्या करते थे, 4πg, 4πg, ठीक है। अब ये ई तो कांस्टेंट है तो ई को बाहर निकाल लेते हैं, और डी ए कितना आएगा अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आ रहा है ना, डी ए मतलब पूरे सरफेस पे ई डॉट डी ए, पूरे सरफेस पे ई डॉट डी ए, एक ही सरफेस है ये वाला, एक ही सरफेस है ये वाला, तो ई डॉट डी ए करेंगे कांस्टेंट है, ई डी ए -1 आ जा रहा था, -1 को मारो गोली फिलहाल, -1 रख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर माइनस का मतलब समझ लेना हमेशा ऐसा करके अंदर की तरफ आएगा, इसलिए वो माइनस आता है। ई इंटू डी ए, डी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4πr², छोटू r² है ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी को क्या लिख दें, क्योंकि अपने को रो नहीं दिया था, m और r दिया हुआ है, तो m/4/3πr³, यहाँ पे है 4/3π स्मॉल r³ और है 4πg, ये 4π और ये 4π कट गया, 4/3π 4/3 गेट्स कैंसल्ड, अगर आप ध्यान से देखेंगे ई का वैल्यू आएगा gmr, ये r², इसको कर gmr/r³, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगेन जो बता रहा हूं सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू r, और आउटसाइड
प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देख gm/r²। क्लियर है। अब अगर इससे नहीं करते थोड़ा सा लेंदी जाता है, जो आपको हर स्टैंडर्ड टेक्स्टों को मिल जाएगा उसका प्रूफ, सारे टेक्स्टों को मिल जाएगा प्रूफ, और समझ भी सकते हैं आप कैसे करके करेंगे। एलिमेंट्स लेंगे उसको शेल का अपने निकाल चुके हैं ना, शेल के चलते निकाले थे, कितना आता था gm/r²। यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है ना। हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो कैसे करें मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो आप छोटा छोटा शेल्स लो ऐसा करके, इसके चलते कितना आएगा g इसका मास अपॉन r²। अरे शेल है, शेल एलिमेंट है ना, ऐसा करके यहां तक लेंगे, और इसके बाहर के जो शेल्स होंगे उसके चलते यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0, क्योंकि डिस्कशन किया है ना, शेल के अंदर आ जाएगा वो सारा ये वाला पॉइंट। अब देखना स्टैंडर्ड मेथड है प्रूफ करने का, ये वाला थोड़ा नॉन कन्वेंशनल मेथड है पर आसान है, वो भी है, उससे इंटीग्रेशन जाएगा थोड़ा सा लंबा, ऐसे छोटा में। खैर इसका ग्राफ फटाक से डिस्कशन कर लेते हैं। देख अगर आप ग्राफ एक बार खुद से ट्राई करो, छाप मत लेना बैठ के, ग्राफ खुद से बनाओ ढंग से एक बार। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर आर का वैल्यू सेंटर पे चले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा, सेंटर पे चले गए तो आर को 0 कर दिए तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद लीनियरली वेरी कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू आर है। देख कहां तक जाएगा ये जाएगा कैपिटल आर तक। अच्छा कैपिटल आर अगर पुट कर देंगे तो भी देख gm/r² आ रहा है, और यहाँ भी आर को कैपिटल आर पुट कर दो तो gm/r² आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये एक gm/r² तक ही आएगा, दोनों gm/r² माइनस gm/r², बस साइन के साथ डिनोट कर रहे हैं, इस तरफ खींचेगा, मतलब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है अंदर की तरफ अट्रैक्टेड है, इसलिए बस माइनस gm। आप ऊपर ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेचर ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल नेचर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, मैं ये वाले पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट पे ड्रॉ करता तो कैसा होता बताता हूँ, बाकी ऐसा करके जाएगा। ठीक है, इसका अगर ड्रॉ करना होता तो इसको उस तरफ टानता, तो ये वाले इसके लिए पॉजिटिव होगा gm/r², और इस तरफ के लिए हाँ, तो ग्राफ बस रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ अगर नहीं दिख रहा हो ऑप्शन में परेशान मत होना, नेचर ऐसा ही रहेगा, या तो इसका मिरर इमेज रहेगा या तो ऐसा रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है किस पॉइंट का पूछ रहे, किस तरफ वेरी करा रहे हैं, आर इस तरफ वेरी करा रहे हैं या इस तरफ वेरी करा रहे हैं, क्योंकि आर अगर इस तरफ लेकर के जाएंगे तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स उस डायरेक्शन में आएगा, तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, और ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव लेंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। आप ये इसका नेचर रट लेना अच्छे से प्लीज, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से वो फ्लक्चुएट कर सकता है, उतना दिमाग लगाना है आपको, या तो ऐसा जाएगा या तो ऐसा जाएगा, और ये वाला वैल्यू होगा प्लस gm/r², सिंपल प्लस gm/r²। ठीक है, समझ में आया ये सारा। तो फटाक से एक बार डिस्कस करते हैं अपन हॉलो और सॉलिड। हॉलो के लिए क्या आता था, gm/r² आउटसाइड और इनसाइड में 0। सॉलिड के लिए आउटसाइड gm/r² और इनसाइड gmx, बोलो gmr बाई कैपिटल आर का क्यूब, रट लो हर एक चीज को, g कैपिटल M है, पूरा मास लिए हैं, इनटू r लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है, बाय r का क्यूब, सेंटर पे जाएंगे तो 0, r पे जाएंगे तो gm/r² मैच हो जाएगा। हॉलो और सॉलिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब यहां एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ट्राई करो तो, ये कहीं तो है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सपोज, छोड़ो मर जाएगा तुम लोग, या दे देते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप, मैं होमवर्क में दे देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा। सपोज एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रो इज वेरिंग एज रो नॉट आर, सिंपल दे रहा हूं, इसका रो वेरी कर रहा है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम वेरी कर रहा है विद आर। नाउ फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट आर लेस देन आर, इसका वैल्यू बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड का, रो नॉट आर है। अब अगर ये नहीं निकाल, अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं किया ना, प्राण निकल जाएगा, पर वो और मेथड यूज कर, मतलब जो जनरल बुक में मेथड दिया रहता है वो यूज करेंगे तो जान प्राण निकल जाएगा, ये करके करेंगे तो कुछ मास एंक्लोज निकाल सकते हैं आराम से। ट्राई करो एक बार, रो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, हमने रो को रिप्लेस कर दिया था इससे, पर यहाँ रो अब वेरी कर रहा है, और बोला है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है विद इन, आउटसाइड ही बता सकते हैं, पहला और दूसरा दोनों ट्राई कर सकते हैं एक बार। ठीक है, वेरी कर रहा है वो, खैर इतना नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, आपको स्कूल में ये सब पूछने वाला नहीं है। तो मैंने ग्रेविटेशनल का डिस्कस कर लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड का डिस्कशन कर लिया फॉर हॉलो एंड सॉलिड सब कुछ।
ठीक है, तो ये सब का क्या फायदा है डिस्कशन करने का कि जब भी आपको फोर्स बोले या इनिशियल एक्सेलरेशन बोले तो हमको क्या पता होना चाहिए, दिमाग किस पे जाना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड अगर किसी पॉइंट पे पता होता है, वहां पे मास को अगर रख देते तो अपने को पता पड़ जाता है क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो देयरफॉर दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सारा ग्राफ ऑफ कर लिए हैं, सारा वैल्यूज वैल्यूज ढंग से समझ में आया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रूफ्स। प्रूफ्स आपको अच्छे से हटाया हुआ रहना चाहिए। हॉलो का भी कर लिए, सॉलिड का भी कर लिए, बाकी वो गॉसियन वाला जो बताया था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लेना। चलो गॉसियन वाला का एक और एग्जांपल ले लेते हैं जब डिस्कशन चल ही रहा है। मान लो ये एक इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट, इसका लैम्डा केजी पर मीटर दिया हुआ है मास। इनफाइनाइट है, थिन है, काफी पतला है, थिन और इनफाइनाइट, और इसका लैम्डा केजी पर मीटर दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा केजी पर मीटर। मास तो देगा नहीं इसके लिए, क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है तो मास तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ देगा। अब आपको बोला है फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। लॉजिक लगा के करो, मैं कर देता हूं डिस्कशन। एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे आपको बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ट्राई करो। एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ट्राई करो। और वो होमवर्क मैं क्या दूं, अब तो क्लास ही नहीं लूंगा, तो वो वाला भी मैं होमवर्क में ही रहना दो उसको। चलो ये वाला ट्राई करो, देखो मैं बताता हूँ, एक बार ट्राई कर लो फिर देखना। अच्छा ये तो एक लंबा सा रॉड है ना, लॉजिकली सोचो, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट रॉड है, क्या ये सारे पॉइंट्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड सेम रहेगा? ऑफ कोर्स इधर और इधर दोनों। अगर मैं आर डिस्टेंस पे ऐसा करके ये लाइंस खींचूं तो लॉजिकल है ना, क्योंकि इस पॉइंट के लिए जो सराउंडिंग है, इस पॉइंट के लिए भी तो वैसा ही सराउंडिंग है, तो यहां पर फील्ड तो सेम होगा। इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट नहीं होता तो नहीं निकाल पाते, तब कोई और मेथड यूज करना पड़ता, पर चूंकि इनफाइनाइट है, फाइनाइट हो तो भी करेंगे हम, पर वो क्लास 12 में करेंगे, अभी नहीं। अगर इनफाइनाइट है तो बत्तों तो क्लियर है ना, यहाँ यहाँ हर जगह पे क्या होगा, फील्ड तो सेम होगा, लॉजिक से समझ सकते हैं हम, क्योंकि इसके आसपास जैसा एनवायरमेंट है वही इसके आसपास एनवायरमेंट। सरफेस कैसा लेंगे, क्लोज्ड सरफेस लेते थे ना, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस लेते थे। इमेजिन करो कैसा सरफेस लेंगे, 3D में इमेजिन करना, ये एक रॉड रखा हुआ है, सपोज ऐसे करके रॉड लंबा सा रॉड रखा हुआ है, कैसा सरफेस लेके उसके सारे पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड सेम आ जाए, कैसा लें? सिलिंड्रिकल लेंगे। क्यों सिलिंड्रिकल लेंगे, देख उससे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। हम ऐसा करके एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। जब हम ऐसा सिलेंडर ड्रॉ किए दिमाग लगा के, सेंटर ऑफ द सिलेंडर यहां पे लाई करेगा, सेंटर से आर दूरी पे है ना, तो इस सिलेंडर के ये सरफेस एरिया पे, कर्ड सरफेस एरिया के सारे पॉइंट्स तो इक्वी डिस्टेंट हैं आर, तो उन सारे पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होगा। अब आपको और क्लैरिटी समझ में आया कि उसको सरफेस इंटीग्रल क्यों बोलते थे। देख हम यहां यूज करेंगे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू मास एनक्लोज्ड कितना है रे, चलो ये तो आर दिया हुआ है ना, और हम कुछ भी इमेजिन करते हैं, लेट अस टेक दिस एच, लेट अस से दिस एच, मास एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ इनटू 4 पाई जी। क्लियर है? अच्छा ये जो सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ कितना सरफेस है, हमने अभी तक तो खाली ये गोल ड्रॉ किया था, तो कितना सरफेस था, एक ही तो सरफेस था रे, कितना सरफेस था, एक ही सरफेस था, पर यहाँ पे कितना सरफेसेस है, टोटल 3 सरफेस है, एक ये पहला सरफेस, एक तो कर्व्ड सरफेस, और ये तीसरा सरफेस। अब इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए आपको तीनों सरफेस पे लेना होगा, इसीलिए उसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। फॉर सरफेस 1 प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी ए फॉर सरफेस 2 प्लस इंटीग्रल ई डॉट, बहुत आसान है तो लंबा मैं लिख रहा हूं आपको, एक ही अभी तुरंत समझ जाएंगे आप, लैम्डा एच इंटू 4 पाई जी। क्लियर? 3 सरफेस के लिए इंटीग्रल करेंगे, फटाफट आंसर आएगा। देख 3 का, जब सरफेस 3 का बात कर रहे हैं, क्लोज्ड है, 3 का एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ तो, सरफेस 2 है, सरफेस 1, सरफेस 3, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल बताया था ना क्लोज्ड सरफेस के लिए, आउटवर्ड नॉर्मल नीचे। ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा, ये सारा पॉइंट्स पे ऐसे, ऐसे है ना, अट्रैक्टिव होगा ना, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ना रे, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा होगा। ये एरिया वेक्टर बनाया, कंफ्यूज मत होना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड, ये थर्ड सरफेस का, चलो बात फर्स्ट सरफेस का बात कर ले, थर्ड से का बात करते हैं, थर्ड से स्टार्ट किए तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन यहां पर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, बीच का एंगल कितना है, ई डॉट डी ए कितना होगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे करके है,
एरिया वेक्टर ऐसे है, बीच का एंगल 90 डिग्री, ई डॉट डी ए फॉर थर्ड सरफेस कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ई डॉट डी ए ही 0 हो जाएगा सारे पॉइंट्स के लिए होगा ये, क्योंकि सारे पॉइंट्स का एरिया ऐसे है और ई तो ऐसे करके है, उन सारे ही पॉइंट्स पे ई ऐसा आएगा। समझ पा रहे हैं? पूरे सरफेस पर में ई का डायरेक्शन हमेशा ऐसा रहेगा, पूरे ही सरफेस पे, कोई भी पॉइंट लो इस सरफेस के ऊपर में, ई तो ऐसे रहेगा ना, और ए ऐसे है, ई डॉट डी ए पूरा सरफेस का 0। उसी तरह 1 के लिए भी 0, क्योंकि 1 के लिए एरिया वेक्टर ऐसे करके है, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कोई भी पॉइंट ले अगर इस सरफेस पे, कोई भी पॉइंट उठा ले अगर इस सरफेस पे, दे विल बी फॉर्म 90 डिग्री, ये दो उड़ गया 0, बीच वाला बचा 2, 2 कौन सा सरफेस है ये, इस सरफेस पे लॉजिक लगाओ, ई तो कांस्टेंट है, ई कहां है ऐसे करके है, और एरिया ऐसे करके होगा, बस एक माइनस आएगा, बाकी इंटीग्रल ऑफ डी ए, ई तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ डी ए कितना आएगा, इसका कर्व का एरिया 2 पाई आर इंटू एच, सिंपल, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा एच 4 पाई जी, सही है ना, हाँ, 2 पाई 2 से कटा, बाकी ई का वैल्यू कितना आ रहा है देख, अच्छा एच और एच कट गया, 2 लैम्डा जी बाई आर, कुछ छूट नहीं रहा ना, 2 लैम्डा जी बाई आर, दिस इज आंसर, हाँ, के लैम्डा बाई डी, हाँ ठीक है, यही दिस इज आंसर, ठीक है, सो सिंपल है। सो ये आई होप ये एग्जांपल क्लैरिटी दिया होगा ये कैसे यूज करना है आपको, मास एनक्लोज देख लो, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट, ये सरफेस है, जितना सरफेस है सबके लगाना है आपको, सरफेस का मतलब समझ में आ रहा होगा, माइनस का मतलब बस समझ लो कि अंदर की तरफ है और कुछ नहीं, एरिया वेक्टर ऐसे था, ग्रेविटेशन फील्ड ऐसे है, इसलिए वो नेगेटिव साइन आ गया, बाकी कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड ऐसा है, ठीक, सिंपल। तो ये अपना ग्रेविटेशनल फील्ड का पूरा डिस्कशन हो गया इन डिटेल। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, टाइम है फटाफट करते हैं देख, हालांकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक काम करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसका आई विल मेक इन अनदर वीडियो, बिकॉज वो भी थोड़ा लेंदी पड़ेगा अपना, ठीक है, सो दैट आई विल मेक इन अनदर वीडियो, ठीक, हरे कृष्ण, थैंक यू।